For the next session on dyslipidemia and obesity, we have with us Dr. Osama Akram, sir, DNHE from NIHFW, New Delhi. With extensive experience in research, clinical practice, and health information systems, Dr. Akram has served in various esteemed institutions, including Jamia Hamdard and the Municipal Corporation of Delhi, and currently the Central Council for Research in Unani Medicine as a research officer since 2006. His professional contributions span Unani literary research, IT management, intellectual property rights, and digital health initiatives such as AHIMS and Namaste Portal. A prolific scholar, he has presented around 20 papers at conferences, published 26 research articles, and participated in over 60 academic events and undertaken 4 international visits. Thank you for joining us, sir. Over to you. Sensitization program on metabolic disorders for आयुष मास्टर ट्रेनर्स। मुझे याद है इससे पहले पिछले साल 7-8 महीने पहले एक और प्रोग्राम यहाँ हुआ था और उसमें कुछ चेहरे हैं जो शनासा हैं मेरे, वो थे इसमें। उस टाइम भी मुझे मौका दिया गया था और अब फिर दोबारा। उसके बाद मैं मशकूर हूँ इस टीम का जो यहाँ पर बहुत खूबसूरत अंदाज में और टाइम शेड्यूल के अतबार से इसको इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छे से इसको ब्यूटीफुल वे में प्रोसीड कर रहे हैं। मैं अपने डायरेक्टर जनरल CCRUM डॉक्टर ज़हीर अहमद साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पर नॉमिनेट किया। और आप सबका शुक्रिया कि आप लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ से जाने के बाद इस पर कुछ और वर्कआउट करेंगे और इंशाल्लाह आगे ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहेगा। CCRUM मैं असल में मेरे लिए पहले बता दूं कि बहुत ही इम्तिहान और आजमाइश का मौका है ये कि मैं इस वक्त खाना खाने के बाद और इस माहौल में लेक्चर दूं इस ड्राई टॉपिक पे। ये मैं सब समझ सकता हूँ, नफ्सियात मेरे पास भी और आपके पास भी, साइकोलॉजिकल, लेकिन फिर भी बहरहाल कोशिश करूँगा थोड़ा सा हंसने हंसाने के साथ इंटरैक्टिव मोड में हम चलें। 1 वे ट्रैफिक नहीं रहना चाहिए, 2 वे ट्रैफिक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। जी साहब ने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। हाँ जी। थोड़ा सा मैं चूँकि बहुत ड्राई टॉपिक नो डाउट, डिस्लिपिडेमिया भी और ओबेसिटी भी, और इसमें बहुत ज़्यादा हम मालूमात क्या दे पाएंगे, जो यूनानी में है वो सेट हैं चीज़ें वही हैं, कुछ चल इस पर बोलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ 5 मिनट शुरू में आपको मैं अवेयर कर दूँ कि CCRUM क्या इनिशिएटिव्स ले रही है इस टाइम, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ दूर दराज के स्टेट से हैं, तो शायद CCRUM के बारे में उनको बहुत कम नॉलेज होगी कि क्या करती है वो। सुबह क्वेश्चन भी आया था सर का कि वहीं से मैं ये क्लिक कर गया कि CCRUM के बारे में बताना ज़रूरी है कि रिसर्च में क्या काम किया। इन्होंने पूछा था हमारे शर्मा जी वहाँ से, हरियाणा से हैं आप, कि क्या काम किया CCRUM ने और डेटा जनरेशन में कहाँ तक पहुँचा है। तो बेसिकली CCRUM के ना बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले लिटरेरी रिसर्च प्रोग्राम शुरू होता है जिससे हमारे ये फाजिल साहब और डॉक्टर सईद साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं भी किसी ज़माने में उस इंस्टीट्यूट में था, लेकिन अब 4-5 साल से वापस हेड ऑफिस में आ गया हूँ। मेरा बैकग्राउंड भी अरबिक पर्शियन से है, बेसिकली आई नो अरबिक एंड पर्शियन ऑल्सो। तो लिटरेचर में जो पुराना लिटरेचर है अरबिक पर्शियन का, उसका कोलेशन, कंपाइलेशन, एडिटिंग, ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ें जो हैं CCRUM का एक ये भी मैंडेट है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल चुकी है और मोर दैन 200 बुक्स तकरीबन अब तक मंजर आम पर आ चुकी हैं। उसकी लिस्ट हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, ccrum.res.in पे अगर आप जाएंगे तो यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स ऑन द वेबसाइट। इसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है वो रिसर्च है, प्री क्लिनिकल रिसर्च पहले आती है। इसमें हमारे जो 2 सेंटर्स हैं, एक हैदराबाद में और एक श्रीनगर में, वहाँ पर एनिमल हाउस की फैसिलिटी है और प्री क्लिनिकल रिसर्चेस भी वहाँ पर कंडक्ट हो रही हैं और बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है काम। तीसरा आता है क्लिनिकल रिसर्च। तो CCRUM का हेड ऑफिस दिल्ली में है, इसके तकरीबन 23 यूनिट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे स्टेट्स में हैं, मुमकिन है कुछ स्टेट्स में ना भी हों, जैसे राजस्थान में हमारा कोई अभी इंस्टीट्यूट नहीं है। इसके जो पंजाब में भी नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है, मैडम वहाँ से हैं। मणिपुर में हमारा स्टेट वहाँ पर है, इम्फाल में CRU इम्फाल के नाम से। इसी तरह से आसाम में है, बंगाल में है, कश्मीर में है, केरला, कर्नाटक, इन सब जगहों पर है। कुल मिला के 23 इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर हमारी क्लिनिकल रिसर्च का प्रोग्राम होता है। अब क्लिनिकल रिसर्च तो मेन एक ब्रॉडर टर्म है, उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं, जो उसके हाशिए की चीज़ें होती हैं, एनेक्चर्स होते हैं, उसमें मोबाइल हेल्थ क्लिनिक रिसर्च प्रोग्राम होता है जो कि ट्राइबल एरियाज़ में या पॉकेट्स में जाते हैं और वहाँ पर जा करके सर्व करते हैं, केटर करते हैं सर्विसेज को। इसी तरह से स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, मुख्तलिफ स्कूल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वहाँ जाकर रिसर्च करते हैं। अगर आप लोगों को लगे डाइवर्ट हो रहा है तो मैं वापस टॉपिक पे आ जाऊँगा फ़ौरन ही, ज़्यादा डाइवर्जन नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत बस बता के आगे चलूँ ताकि बोरियत ख़त्म हो जाए।
सुबह से इतने फाजिल मुकर्रिरीन ने हमारे जो बताया है, नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्जन भी ज़रूरी है माइंड के लिए। तो उसके बाद प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल रिसर्च के बाद हमारा जो दूसरा है वो है सर्वे एंड कल्टीवेशन प्रोग्राम। ये भी हमारे मुख्तलिफ सेंटर्स पे होते हैं कि हमारी टीम है फॉरेस्ट में जाती है और वहाँ पर जाके प्लांट को आइडेंटिफाई करती है, फोकलोर क्लेम्स जो होते हैं वहाँ के जो रेजिडेंट्स के ट्राइबल एरियाज़ के, उनको डॉक्यूमेंट करती है, उनको नोट करती है और उसको फिर वो पब्लिश करती है। उनका जो भी कंपनसेशन है वो उनको पे किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्रीज़ की कॉल आती हैं टाइम टू टाइम, जैसे स्वच्छ अभियान है, स्वच्छता अभियान है, विजिलेंस प्रोग्राम है, हिंदी पखवाड़ा है, और ख़ासतौर से जो डिजिटाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, डिजिटल इंडिया से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा काउंसिल के सारे सेंटर्स ABDM में कंप्लाइंट हैं, ABDM चलता है उसमें, एनरोल्ड हैं। इसी तरह से नमस्ते पोर्टल एक है, एक पूल है जहाँ पर हमारा डेटा मंथली बेसिस पर स्टोर होता है और वो जाता है वहाँ। अभी मैं आपको बताऊँगा इसी में, जो नेक्स्ट स्लाइड मेरी होगी उसमें, ये जैसे डिस्लिपिडीमिया पे हम अगर आएंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ICD-11 कोड, ICD-10 कोड, इसी तरह से अब दूसरे और TM2 कोड्स भी आ चुके हैं। तो इनका मकसद सिर्फ यही होता है कि हम एक स्टैंडर्ड, जैसे कोई होता है ना डिस्लिपिडीमिया का अगर हम कहते हैं, उसका जो यूनानी टर्मिनोलॉजी है वो है खलल शहमियात दम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी टर्म है जिसको मैं कुछ और कह सकता हूँ, ये हरियाणा में बैठे हुए किसी और अंदाज में बयान कर सकते हैं, भोपाल से आए हुए डॉक्टर साहब किसी और अंदाज में बोल सकते हैं। तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर स्टैंडर्डाइज करने के लिए स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी हमारी बनी WHO के ताउन से, और उसके ज़रिए से ये कोडिफिकेशन हुए। अब एक कोड अगर यूज़ होगा, उस कोड का मतलब कि वही टर्म आएगी, उसी डायक्रिटिकल मार्क्स के साथ आएगी और उसी अल्फ़ाबेट्स के साथ आएगी। तो ये उसका मकसद ये भी है। इसलिए हमारे जितने भी कोड्स, जो हमारा डेटाबेस, जो OPD डेटाबेस होता है, AHMIS के नाम से होता है, AHMIS में जितने भी नुस्खे होते हैं, जितनी भी दवाएं लिखी जाती हैं, अगर 100 पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं तो सब वो कोड्स के ज़रिए होते हैं। हम दवाओं का नाम नहीं लिखते, हम डिजीज़ का नाम नहीं लिखते, बल्कि कोड डालते हैं। तो वो कोड्स के ज़रिए वो डिजीज़ जो है वो एक पूल बन जाता है उसका। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो स्टैंडर्डाइज चीज़ जा रही है, दूसरा हमारे पास इसका स्ट्रेंथ का पता चलता है। वो चूँकि ग्राफिक वे में पता चल जाता है कि कौन सी डिजीज़ कितने कोड्स, कौन से कोड की डिजीज़ कितनी बार आपके यहाँ उसका पेशेंट ने विजिट किया, नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ द पेशेंट्स भी हमारे सामने आ जाते हैं एट अ ग्लैंस। तो उससे हमारी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा भी होता है। खैर, तो ये कुछ सर्विसेज हैं। इसके अलावा जो अभी काम चल रहा है फिर हाल फिलहाल में, एक तो मस्कुलोस्केलेटल की आ चुकी है बुक, ये आ गई है, ये भी आ गई, और अगला जैसे कि रघु साहब बता के गया कि डर्मेटोलॉजी पे काम है, पीडियाट्रिक्स पे काम है, ये ऑन इन प्रोसेस सब CCRE में हो रहा है। मिजाज के ऊपर एक बहुत ज़माने से था कि मिजाज पे कोई काम नहीं हुआ, मिजाज हमारा एक बहुत बेसिक बुनियादी चीज़ है, तो मिजाज पे भी टूल्स का एक डेवलपमेंट हो रहा है और उसकी भी बुक करीब शाये होने वाली है। हिजामा जो कपिंग थेरेपी होती है, ये भी बहुत ऐसी चीज़ हो चुकी थी जिसके स्टैंडर्ड्स लोगों को नहीं पता थे, तो उस पर एक पब्लिश्ड बुक है जो कि CCRM की वेबसाइट पे है, वहाँ SOPs डेवलप हो चुके हैं उसके। तो ये सब काम था और बहुत सारे काम हैं जो छूट गए होंगे मुझसे। मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ, वरना ये CHEB वाले कहेंगे आपको बुलाया किस लिए था और आप कर क्या रहे हैं। तो डिस्लिपिडीमिया का ICD-10 कोड पहले हुआ करता था, ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, अब ICD-11 है, और इसके बाद जो TM2 ट्रेडिशनल मेडिसिन का चैप्टर मिला है इसको, आयुष को, वो उसके अलग कोड्स आ चुके हैं, वो अभी अंडर प्रोसेस थे, लेकिन अब वो भी WHO ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिए हैं। तो अब हम इन सारे कोड्स को लेकर एक साथ चलते हैं। डिस्लिपिडीमिया अगर हम मॉडर्न के अतबार से देखें तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ फैट्स इन ब्लड। बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, ये किताब भी छप चुकी है और इसकी PDF भी अवेलेबल है, लेकिन बस ये होता है याद दहानी रिमाइंड करने के लिए हम लोग को बुलाया जाता है और आप लोग को मदऊ किया जाता है ताकि इंटरेक्शन हो सके और कुछ इस्तेहज़ार हो सके या माइंड में कुछ चीज़ें ताज़ा हो सकें और आप जाकर इसको अपने आगे बढ़ा सकें। डिस्क्रिप्शन अगर हम थोड़ी डेफिनेशन में, लॉन्ग डेफिनेशन में जाते हैं तो डिस्लिपिडीमिया आर द डिसऑर्डर्स ऑफ लिपोप्रोटीन metabolism resulting in high total cholesterol, low density lipoprotein cholesterol, low HDL and high triglycerides. यूनानी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो डिस्टर्बेंस इन द लेवल ऑफ शहम, फैट के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, सिंपल सी बात है, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी एबनॉर्मल होगा, डिफरेंट उसकी कंडीशंस होती हैं। इसीलिए उसका नाम नक्स भी नहीं रखा और ज़्यादती भी नहीं रखा। अगर नक्स रखते तो सिर्फ लो को हम कन्फाइंड हो जाते, ज़्यादती या शहम रखते तो हम हायर साइड में जाते। इसीलिए जो नाम रखा गया डिस्लिपिडीमिया का, जो नॉमेनक्लेचर सेट किया गया या कॉइन किया गया टर्म, वो है खलल शहमियात दम। खलल मीन्स डिस, which is generally characterized by increase in shaham and may be
correlated with Simone Mufrat obesity in terms of clinical features, complications and risk factors as well as treatment. बहुत ही क्लियर चीज़ें हैं. इसका अगर हम वकूअ देखें कि हिंदुस्तान में और दुनिया में कितना है, तो इसका जो इंसिडेंस है वो 20 to 80% मिलता है हमें ग्लोबल सिनेरियो में. दिस प्रोपोर्शन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन विमेन, दैट इज़ 20.1 एंड मैन के अंदर 15.8 बताया जाता है. इसके असबाब यूनानी पर्सपेक्टिव में ही हम बात करें, चूँकि मॉडर्न की नॉलेज देने के लिए अब मॉडर्न के जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे, वो क्रिस्प अंदाज में सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देंगे. तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की है कि मैं मॉडर्न पार्ट को इसमें कवर करूँ, सिर्फ यूनानी से ताल्लुक़ है तो यूनानी के बारे में बताता चलूँ. इटियोलॉजी, असबाब, सूए मिजाज, जैसे कि सईद भाई ने भी मेरी काफ़ी आसानी कर दी मेरे लिए, बहुत कुछ बता दिया उन्होंने ओबेसिटी में भी और डिस्लिपिडीमिया में भी, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. सूए मिजाज, जिगर बारिद सादा, ये एक सबसे बड़ा सबब होता है, इसको इसमें फर्स्ट पर रखा गया है. उसके बाद सूए मिजाज, जिगर बारिद मादी, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ तकलील ग़िज़ा, नहीं सकील ग़िज़ा, सॉरी नॉट तकलील, वो डाइक्रिटिकल में तो थोड़ा सा पढ़ने में कभी परेशानी होती है. हाई कैलोरी डाइट, लाइफ स्टाइल, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी, ज़्यादा सोना, हम्माम आफ्टर मील. कोई साहब बताएं हम्माम आफ्टर मील क्यों इसका सबब हो सकता है? एनी ऑफ यू? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सबब लिखा है हुक्मा ने अपनी किताबों में, हम्माम यानी टर्की, ख़ासतौर से हम्माम गर्म की बात हो रही है यहाँ. किस चीज़ के इंतजाब को बढ़ाता है? नहीं, सिर्फ हम्माम से इंतजाब कैसे बढ़ जाएगा? वो तो सरफेस एरिया में बढ़ेगा ना, बहुत देर में जाएगा, लोकल एप्लीकेशन से बहुत देर में. और कोई साहब वजाहत करना चाहें? हम्माम यानी टर्किश बात. नहीं सर, ऑब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, वो तो हकीम साहब ने फरमाया कि ऑब्जॉर्प्शन यानी इंजिजाब का ही दूसरा नाम ऑब्जॉर्प्शन है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन उससे ये कैसे हो जाएगा डिस्लिपिडीमिया? मतलब ज़्यादा अगर ऐसे हम करें, ये लाइफ स्टाइल बना लें, क्या चीज़ सुस्त हो जाएगी? सुस्त नहीं, इंजिजाब तो बढ़ रहा है. हम्माम में तो पोर्स खुल रहे हैं ना आपके. सॉरी, हाँ वहाँ तक आप आधे रास्ते तक सही पहुँचे, तो उसकी वजह से क्या होगा फिर? देखिए ऐसा है, सिंपल सी बात है कि जब हम डाइट लेते हैं ना, आफ्टर मील है ना, यहाँ पर मील के बाद हमारी जो तमाम कुआ हैं वो मुतवज्जह हो जाती है मैदे के ऊपर, मैदे की तरफ, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए. जब हम हम्माम, गर्म हम्माम लेते हैं तो पोर्स खुल जाते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर उस बॉडी को गर्मी हासिल हो रही है, उस गर्मी को मेंटेन करने के लिए अपने आप वो कुआ वापस चली जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए कि वो गर्मी को कंट्रोल कर सकें, मुतदिल कर सकें. ये अगर बार बार होता रहेगा, ये इंसान की फितरत बन जाएगी, तो उसकी वजह से लेज़ी हो जाएगा, डाइजेशन हमारा डिलेड हो जाएगा. डाइजेशन डिलेड होने की वजह से वो चीज़ें हमारी बॉडी में रह जाएंगी और इसकी वजह से वहाँ पर डिस्लिपिडीमिया होता है. उसके बाद है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ ग़िज़ाए बारिद. इसमें भी वही है, बिल्कुल मतलब जो लॉजिक है वो वही चीज़ इसमें भी है. और इसी तरह से मशरूबात बारिदा, ओवरवेट एंड सिमन मुफरत सॉरी, गलबा बलगम, चूँकि ये भी बारिद ही होता है, इस वजह से इसके गलबे की वजह से भी हमारे इसमें डिस्लिपिडीमा कॉज करता है ये. और गलबा बुरूदत और बलगम, ये तो एक साथ ही होता है आमतौर से, तो इसकी ज़्यादती की वजह से नेचुरल सी बात है कि डिस्लिपिडीमिया होगा. अब हम आते हैं माहित अमराज. यूनानी में यूनानी मेडिसिन के अकॉर्डिंग द आर्टरीज, वेन्स एंड अदर ट्रिब्यूटरीज बिकम नैरोअर इन प्रेजेंस ऑफ सिमन मुफरत. सिमन मुफरत होगा तो ये चीज़ें नैरो हो जाएंगी, जो मजारा हैं, मजराए खून है हमारे, लीडिंग टू नैरोइंग ऑफ मसाले के रूह. वही मसाले के रूह जो मैंने कहा, आर्टरीज, वेन्स और जो भी शराइन है, वो सब चीज़ें नैरो हो जाएंगी इन द बॉडी. इट इज़ देयरफॉर द रूह बिकम्स अनेबल टू ट्रैवल इन द बॉडी फ्रीली, विच लीड्स टू एग्जॉस्शन ऑफ गरीज़ी. इन्नेट हीट जो है वो कम हो जाएगी हमारी, एंड डोमिनेंस ऑफ ब्रूदत बढ़ जाएगी, नतीजतन डिस्लिपिडीमिया हो जाएगा, यानी फैट और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में, दसवीं जो असरात हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे. Further, in obese person, the quality and quantity of blood becomes low in the body with dominance of bulgum that causes thickness of blood, narrowing and rupture of blood vessels, hemorrhage, paralysis leading to sudden death. यहाँ तक उसकी रिस्क के फैक्टर्स हैं, ये नॉट इटियोलॉजी, नॉट पैथोफिजियोलॉजी, ये रिस्क फैक्टर्स हैं कि कॉम्प्लिकेशन होते होते यहाँ तक नौबत पहुँच सकती है. ज़रूरी नहीं कि हर केस में ऐसा हो.
हाँ, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ज़ैंथोमा होता है, इसमें आमतौर से दिखता है आर्कस सेनिलिस, और इसके अलावा लिपीमिया रेटिनालिस, लोअर लिम इस्कीमिया, एंजाइना, ट्रांजिएंट इस्केमिक डिजीज़ एंड नॉन अल्कोहलिक लिवर फैटी डिजीज़, ये इसके आमतौर से क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होते हैं। और इम्तियाज़ी तशख़ीस अगर हम करें यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करें, तो ये जो साइड में डिजीज़ हैं, इन डिजीज़ से इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। हाइपोथायराइडिज्म, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, हेपाटोमा एंड प्रेगनेंसी, और जो ड्रग्स होती हैं बहुत सारी जैसे एस्ट्रोजेंस वगैरह हैं और थायराइड्स हैं, अल्कोहल अब्यूज़ और ओबेसिटी, ये जो साइड में राइट पैनल पे हैं फीचर्स, ये इनके अंदर नहीं होते हैं, यानी डिस्लिपिडीमिया में नहीं पाए जाते हैं, ये इनके अंदर इनके साथ स्पेसिफिक हैं। तो इस तरह से हम क्लिनिकली उसको और जो डायग्नोस्टिकली हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द कंडीशन ऑफ डिस्लिपिडीमिया। उसूल इलाज ये तमाम उसूल इलाज जो कि इसके अंदर ख़ास बात इस किताब की ये है कि इसकी हर लाइन एक रेफरेंस रखती है। ये नहीं मैंने कुछ कह दिया या हकीम साहब ने कुछ कह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसमें हर लाइन इस पे जो लिखी हुई है, अगर आपको नज़र आ रहे हैं 7-8 उसूल इलाज लिखे हुए हैं, तो 7-8 उसूल इलाज के पीछे एक ना एक रेफरेंस है, और वो भी क्लासिकल रेफरेंस है। ये दौर जदीद की किताबों का नहीं है, बल्कि इनमें जो रेफरेंस दिए गए हैं वो कोशिश ये की गई है कि 1905 से पहले की किताबों को लिया गया है। 1905 से पहले की किताबों को लिया गया, उन्हीं को क्लासिकल किताबें तस्वुर किया जाता है। बाद के जो हैं वो ज़्यादातर ट्रांसलेशंस हैं या उनकी अपनी इख्तिराआत हैं, इसलिए उस पहले वाली जो पुराने दौर की किताबें हैं बिलखुसूस अरबिक पर्शियन में, उनको रेफरेंस बनाया गया है। तो इसमें जो उसूल इलाज है वो इस्लाह सुए मिजाज, सबसे पहले ये हमारा बुनियादी उसूल होता है, हर मर्ज़ में हम करते हैं, क्योंकि हमारा यही है कि ह्यूमर्स और मिजाज इन चीज़ों में तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी वजह से मर्ज़ पैदा होता है। तो इसकी इस्लाह करेंगे, और तादील सुए मिजाज, तरक़ीक़ अखलात मवाद, चूँकि वहाँ पर सुलबियत पाई जा रही है या कह लीजिए कि फैटी डिपोजिशंस हो रहे हैं, इसलिए उसके लिए हम तरक़ीक़ अखलात को डाइल्यूट करेंगे, उसके लिए जो भी तरीक़े होते हैं वो अपनाएंगे। तजफ़ीफ़ यानी ड्राइनेस को इंड्यूस करेंगे चूँकि रुतूबत बढ़ चुकी है। तक़लील ग़िज़ा करेंगे, और इसके अलावा तक़लील नौम, वही जो इसमें भी फैक्टर्स हैं वो सारे कार फरमा होंगे जो असबाब सित्ता ज़रूर, जैसे कि डॉक्टर सईद ने भी निशानदेही की थी, वो सब भी इसमें आएंगे, उनको नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश किया जाएगा, बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा। और तक़लील नौम के बाद तरक़ीक़ यानी तारीक़ यानी पसीने के ज़रिए से उसको बाहर किया जाएगा लाके, तदहीन, ऑयलिंग और तनक़िया यानी क्लिनजिंग ऑफ मॉर्बिड मटेरियल। सोए मिजाज जिगर बारिद मादी अगर है ख़ास तौर से, तो उस मादे को मुंजिज मुसिल की MMT यानी मुंजिज मुसिल थेरेपी के ज़रिए से उसको दूर किया जाएगा। हमारे साथ बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, डॉक्टर अरशद साहब हैं, ये बिलखुसूस इलाज भी तदबीर में अपने के बादशाह हैं ये, तो ये लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और ये बताते हैं कि वहाँ पर काफ़ी इफ़ेक्ट्स आते हैं अगर हम MMT कर रहे हैं। तो हम लोग यूनानी में दिलचस्पी कम लेते हैं, अगर यूनानी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दें तो यकीन जानिए कि फिर इससे अच्छा इलाज मुमकिन नहीं है। इसके अलावा आखिर में माउल उसूल है। माउल उसूल को इसलिए दिया जाता है ताकि पूरी तरह से बदन का तनक़िया भी हो सके और बदन की जितनी भी क़ुव्वतें हैं वो हज़म की तरफ मुतवज्जह ना हो, बल्कि अमराज के इज़ाले की तरफ मुतवज्जह हो जाएँ, इसलिए माउल उसूल माउल उसूल। इसके अलावा लास्ट में मुलय्यन है, मुलय्यन और हॉट वाटर इस्तेमाल कराया जाए, लो कैलोरी डाइट दी जाए, ऑयली फूड, फ्राइड फूड एंड रेड मीट वगैरह से बचा जाए। स्पाइसेस ख़ास तौर से जो माइल्ड गर्म स्पाइसेस हैं जैसे लहसुन, फिलफिल सिया, राय, ज़ीरा सिया, इन चीज़ों का इस्तेमाल कसरत से कराया जाए मरीज़ को, और अल्कोहल से इज्तिनाब यानी बचा जाए। प्रिवेंशन मैनेजमेंट, इज़ाला सबब, अवॉइडिंग द कॉज दैट may लीड टू डिस्लिपिडीमिया, सबसे पहला तो यही ज़र्री उसूल है हमारा। करेक्शन ऑफ ह्यूमरल एंड टेम्परामेंटल डिरेंजमेंट, स्क्रीनिंग ऑफ डिस्लिपिडीमिया रेगुलरली स्पेशली फॉर पीपल विद अ फैमिली हिस्ट्री और अदर रिस्क फैक्टर्स, उनमें ज़्यादा जो वो लोग प्रोन होते हैं इसलिए उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उनको स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। Adopting a healthy lifestyle by eating a balanced diet with plenty of fruits, vegetables, whole grains and healthy foods. Avoid foods that high in cholesterol, saturated fats, trans fats and added sugars. Trans fat क्या होता है, कोई साहब बताएंगे? आप बताइए मैडम। ट्रांस फैट क्या होता है? नहीं, ट्रांस फैट जो होता है ना बेसिकली ये जो आज़ा यानी ऑर्गन्स का जो वो होता है ना मीट,
उसमें होता है ट्रांस फैट, वो होता है ट्रांस, उसमें जो फैट होता है दैट इज़ नोन एज ट्रांस फैट। उसकी वजह से ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इसके पैदा होने की। एंड इफ़ पॉसिबल engage in physical activity for at least 150 minutes weekly, maintaining a healthy weight and body mass index BMI। स्मोकिंग छुड़ा देना चाहिए और हमें अल्कोहल से बचना पड़ेगा उसमें। कोमोर्बिडिटीज सच एज डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, क्रॉनिक किडनी डिजीज और लिवर डिजीज कैन अफेक्ट लिपिड लेवल्स और इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। जहाँ भी समझ में नहीं आया वो रोक लिया कीजिए। जैसा कि बताया कि सबसे पहले जो पीएचसी के लोग हैं, जहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, एक डॉक्टर होता है और बेसिक सिर्फ आप ये हेमोग्लोबिन फास्टिंग, सॉरी ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी कर सकते हैं, वहाँ के लिए लेवल 1 होता है ये। उसके बाद लेवल 2 बिगर सेंटर होता है और लेवल 3 तो टर्शरी सेंटर होता है हमारा। तो लेवल 1 पे क्लिनिकल डायग्नोसिस जो इसकी पड़ेगी डिस्लिपिडीमिया की, वो प्राइमरी बहुत ही प्राइमरी लेवल की होगी। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल अगर फैसिलिटी है तो वो करके आप मेडिसिन उसको यूनानी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हाउएवर अदर इन्वेस्टिगेशन में बी एडवाइज्ड बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट, वो फिर बाहर से करा सकते हैं। अगर हम लेवल 1 पे मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले रेजिमिनल थेरेपी है, चूँकि यूनानी का ज़रूरी उसूल है कि ड्रगलेस थेरेपी अपनाई जाए। उसमें भी सबसे पहले रेजिमिनल नहीं बल्कि डाइट थेरेपी, लेकिन यहाँ पर चूँकि किसी वजूहात की बिना पर सबसे पहले रेजिमिनल थेरेपी लिखा गया। असल में इसमें भी हुक्म में इख्तलाफ है। बहुत सी किताबें ऐसी हैं, एक किताब का मैंने अभी तर्जुमा किया, अरबी की किताब है, किताबुल मुगनी फित तिब, अरबी से उर्दू में किया है। तो उनके यहाँ डाइट थेरेपी पहले है, रेजिमिनल थेरेपी भी बाद में, उसके बाद फिर फार्माकोथेरेपी आती है। तो अभी वो पब्लिश नहीं हुई है इसमें। लेकिन ज़्यादातर जो हुक्मा हैं हमारे पुराने अतिब्बा हैं, उनके यहाँ जो उसूल है वो पहले इलाज बिल तदबीर है, उसके बाद इलाज बिल ग़ज़ा और उसके बाद फिर फार्माकोथेरेपी। तो उसी मुनासबत से यहाँ भी वही चीज़ अडॉप्ट की गई है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। इसमें रियाज़त है, ख़ासतौर से रियाज़त मोतदिला और रियाज़त शदीदा भी इसमें बताई गई है कि वो अख्तियार की जाएँ ताकि लिपिड लेवल कम हो जाए बॉडी का। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, और स्मोकिंग छुड़ाना है, इसमें स्लीप का टाइम कम करना है, एक्सेसिव स्लीप ना हो, और अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल ना हो। वेट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी इलाज तदबीर में। अब आप ये मतलब ये सिर्फ पॉइंट्स बता दिए गए हैं, आप जब किताब में पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल्स मिलेंगी आपको कि वो कौन से मैनेजमेंट होते हैं जो वेट से रिलेटेड हैं, या वो कौन सी रेजिमेंट्स होती हैं जो कि हमें इसमें मुआविन और मददगार साबित हो सकती हैं। इलाज बिल ग़ज़ा, मेंटेन बॉडी वेट, इम्प्रूव डाइटरी हैबिट्स, हाई फाइबर डाइट। सबको पता है कि हाई फाइबर डाइट देना है, वो एब्जॉर्ब करती हैं, उसके बाद वो बल्क बना के निकाल देती हैं। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कसरत से करना है, हमें मीट का इस्तेमाल बंद कराना है। रेस्ट्रिक्टेड डाइट में वही अवॉइड मीट एंड ऑयली फूड, अवॉइड हाई फैट एंड प्योरिन रिच फूड, अवॉइड स्वीटेंड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, अवॉइड कोल्ड एंड मॉइस्ट फूड, अवॉइड अल्कोहल। रिकमेंडेड फूड में ड्राई एंड हॉट फूड लाइक दालचीनी, फिलफिल, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। ग़िज़ाए लतीफ़ देना है और सरीउल हज़्म ग़िज़ाएँ देना है मरीज़ को। सरीउल हज़्म ग़िज़ाएँ जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्लासिकल लिटरेचर में बताई गई हैं, वो ज़ूद हज़्म ग़िज़ाएँ होती हैं। अगर उसमें जैसे रेड मीट तो आएगा ही नहीं, उसमें चूज़े का गोश्त या शोरबा या चिड़ियों का गोश्त, जी जी बिल्कुल। तो उस तरह की जो अग़ज़ियाँ हैं वो रिकमेंडेड होती हैं इसके अंदर, उन्हीं को हम अग़ज़िया लतीफ़ा और सरीउल हज़्म अग़ज़िया कहते हैं। इसमें अगर स्पाइसेस और विनेगर के साथ अदविया बनाई जाए, अग़ज़िया तैयार की जाए, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। ये एक ब्रीफ चार्ट है, हालांकि किताब में बहुत तफसीली मिलेगा आपको, बट उसकी एक प्रोटोटाइप है। इसके अंदर वो अदविया हैं, उनका साथ में बहुत आसान कर दिया गया है। मतलब दिस इज़ द गाइडिंग बुक एक्चुअली। मैंने सुबह भी कहा था कि ये हमारे लिए सिर्फ गाइडिंग बुक है, ये होल सोल डिक्शनरी या कोई मेडिसिन की किताब नहीं है हमारी। इससे गाइडेंस मिलती है कि ये चीज़ें हमारी अगर आसानी से दस्तियाब होती हैं तो इनको हम रिकमेंड कर सकते हैं। डोजेज फॉर्म भी दिया हुआ है, जुनतियाना, तुख्म सुदाब, लुक मकसूल, मर्जन जोश। इसके अलावा कुछ मुरक्कबात हैं नीचे, सुफ़ुफ़ मुहज़्ज़िल, दवाउल कुरकुम, माजुन फ़लाफ़िल, लतीफ़ुल सग़ीर और जवारिश कमोनी। तो इनकी डोजेज फॉर्म है और ये इनकी मक़दार ख़ुराक है, ये सब रेफरेंस बेस्ड हैं। अगर इसी रेफरेंस को इख्तियार करते हुए भी दें तो बहुत ही रिकमेंडेड चीज़ होगी ये। टाइम एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी। आमतौर से चूँकि ये बहुत ईजी नहीं होता है इसको ठीक करना, इसलिए कम से कम इसका जो वो है वो 15 दिन से 1 महीना 30 डेज़ रखा गया है एक ड्यूरेशन। और साथ में बदरका दिया गया है। किसी में और दूसरी जो अदवियाँ हैं, सॉरी बीमारियाँ हैं, उनमें विनेगर का भी इस्तेमाल इसमें किसी के साथ है, किसी में वाटर के साथ है। आउट ऑफ द ड्रग्स मेंशन्ड अबव,
और एनी वन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। इलाज बिद तदबीर डिस्क्राइब्ड अबव मे बी रिकमेंडेड एज पर assessment of physician about the condition of the patient and status of dyslipidemia. The duration of the treatment में vary है, एकदम से एक प्रिकॉशन के तौर पे या एक तंबीह के तौर पे एक चीज़ बता दी गई है कि सब फाइनल नहीं है ये चीज़ें, बल्कि एक गाइडिंग है आपके लिए। इसको आप फॉलो अप आप कर सकते हैं इसमें 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। अब रेफरल क्राइटेरिया जैसे कि सुबह से बताया गया, मुझे तो लगता है रट गया होगा सबको कि रेड फ्लैग्स हों, अनकंट्रोल्ड कंडीशंस हों, कोमॉर्बिडिटीज़ हों, साथ में हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, और डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी हो, फैसिलिटीज़ नहीं हो, तो इस कंडीशन में लेवल 2 में चला जाएगा पेशेंट। और वहाँ पर 10 से 20 बेड का हॉस्पिटल अमूमन होता है। फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस के परव्यूज़ ज़्यादा होते हैं, अवेन्यूज़ ज़्यादा होते हैं, लिहाजा वो वहाँ चला जाएगा लेवल 2 में। लेवल 2 में भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेम रहेगा। डायग्नोसिस के लिए जो लैब टेस्ट वगैरह हैं, उसकी यहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेशन की एक ब्रीफ लिस्ट दी है, बट इस पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे आके हमारे एलोपैथिक साइड के जो एक्सपर्ट आएंगे, वो बताएंगे इस चीज़ के बारे में। तो बहुत ब्रीफ में यहाँ दिया है। मैनेजमेंट भी आमतौर से सेम ही रहता है, डाइट थेरेपी भी, लाइफ मॉडिफिकेशन भी कुछ तब्दील नहीं होगा, बस थोड़ी सी फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, इसलिए वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा कराने का मौका मिल सकता है हमें। दवाएं हैं, दवाओं में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कुछ दवाएं तब्दील इसलिए कर दी गई कि वैरायटी ऑफ मेडिसिन आपकी नज़र से गुजर जाएँ, लिहाजा लेवल 1 में भी आपको दवाएँ कुछ रिपीटेड मिलेंगी जो लेवल 2 में भी होंगी, और लेवल 3 में भी वो दवाएँ होंगी जो लेवल 1 में होंगी। तो मिक्स एंड मैच है, लेकिन कोशिश ये की गई है कि इसमें रेजिमिनल थेरेपी को ज़्यादा एडवांस किया जाए और बताया गया है, क्योंकि वो प्राइमरी सेंटर पे उतनी शायद सेंटर भी डेवलप नहीं होते हैं और फैसिलिटीज़ भी कम होती हैं, लिहाजा वहाँ पर ज़्यादा उसमें चांसेस होते हैं करने के लिए हमें। और ये रेफरल क्राइटेरिया है 1, 2 से 3 में जाने के लिए। अब हम लेवल 3 में जाएंगे, वहाँ भी सब यही चीज़ें रहेंगी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें। कुछ मेडिसिन का डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा, कुछ की डोजेज़ में फ़र्क मिलेगा, कुछ डोज बढ़ जाती हैं यहाँ पर, चूँकि मतलब कुछ दवाएँ ऐसी जिनकी डोज डिफरेंट होती हैं, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कुछ एम्प्टी स्टोमक खाने की दवाएँ, कुछ आफ्टर मील इंडिकेशंस के साथ। मैनेजमेंट जो है इसमें रियाजत, इट इज़ इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ खलल शामियात दम एज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ वेट लॉस। रेगुलर एक्सरसाइज करना है हमें, रिग्रस एंड रैपिड एक्सरसाइज, जिससे मैंने कहा था रियाजत शदीदा इसके अंदर रिकमेंडेड है, तो रियाजत शदीदा यानी रैपिड एंड रिग्रस एक्सरसाइज बताई गई है, और रियाजत कसीरा भी करनी है हमें इसमें। दल्क मसाज, दल के सुल्ब कर सकते हैं इसमें, सख्त मसाज, और दल के कसीर प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन तक जो मसाज होता है वो ज़्यादा कामयाब होता है। और रोगन हार के साथ, ख़ास तौर से जो हॉट ऑयल्स होते हैं हमारे, पुस्त मजीट वगैरह के जो ऑयल आते हैं, और रोगन सुर्ख वगैरह, उससे ज़्यादा कारगर होता है। और शिफ्त और रोगन खुस्त, दल्क रोगन बाई रोगन मेडअप ऑफ ड्रग लाइक बेखे क़िसाउल हिमार और बेखे ख़त्मी एंड जुनतियाना, इनसे जो अधान या रोगनियात बनाए जाते हैं, उनसे मसाज करना ज़्यादा मुफीद बताया गया है। इलाज भी तदबीर में हम्माम शमसी, हम्माम ज़ैती, और इसके अलावा हम्माम हार, हम्माम किबरीती, हम्माम बुराकी, ये हम्माम, इस तरह के जो हम्माम हैं ये ज़्यादा मुफीद होते हैं, इनको अमल में ला सकते हैं। ये 1 और 2 पे पॉसिबल नहीं है, 3 पे हो सकता है ये। अदर रेजिमिनल थेरेपी प्रोसीजर्स में आबजन है, और मिन माल मादनी, यानी जो मिनरल्स कंटेनिंग वाटर्स होते हैं उसके अंदर, और माए किबरीती के अंदर, माए शब्बी यानी पोटैश एलम के अंदर जो हमाम किया जाए वो ज़्यादा मुफीद बताया गया है। तिला बाई शुक्रान, और बंज और अधान एंड मुरक्कबात एंड मुरख़ात यानी ऑयली ड्रग, जो मुरख़ी अदविया होती हैं उनमें ऑयली ड्रग्स जो होती हैं उनके ज़रिए से तिला कर सकते हैं, लिनीमेंट कर सकते हैं। फॉलोअप इसका भी एवरी मंथ होगा, और रेफरल क्राइटेरिया भी सेम ही है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक और है, वो भी बर्दाश्त कर लीजिए, ओबेसिटी के ऊपर। कभी आप देखिए, इसमें देखिए मैंने जो शो किया है ना, इसमें 4 कोड्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, 4 कोड्स है इसमें। एक ICD-10 है, ये पुराना था हमारा, अब इसका इस्तेमाल कम हो गया है। ICD-11 है जो कि बाद में आया है, ये मॉडर्न साइड के कोड्स होते हैं। ICD-11 का मतलब होता है यूनानी के कोड्स नहीं है, गलत फहमी में मत रहिएगा। ICD-11 का मतलब होता है मॉडर्न के कोड्स, मीन्स ओबेसिटी का मॉडर्न कोड ये है, और हम अपना कोड डालते हैं NUMC का, दैट इज़ नेशनल यूनानी मेडिकल कोड, नहीं काउंसिल नहीं है, कोड है मॉर्बिडिटी कोड, सॉरी नॉट मेडिकल कोड, मॉर्बिडिटी कोड। तो ये जो हमारा ये स्पेसिफिक यूनानी का मीन्स, अगर कोई हमें ICD का कोड तो मॉडर्न वाले यूज़ करते हैं, तो उनका फिक्स्ड है, उसके पैरेलल हमें ये दे दिया गया कि आपका जस्ट ये और ये, मतलब वर्सेस करके एक तरह से, इसे मैंने मुफरद आएगा, इसका मतलब ओबेसिटी ये होगा। चौथा जो आया है वो TM2 है, ट्रेडिशनल मेडिसिन चैप्टर 2,
ये भी WHO ने दिया है, और ये अब वो कोड्स हैं जो कि उसमें कवर नहीं हो पाए थे, बहुत से ऐसे कोड्स हैं, तो इन पर भी काम हुआ, काफ़ी काउंसिल ने किया और वो पब्लिश भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द बॉडी बिकम्स एक्सट्रीमली फैटी, BMI 30 या उससे ऊपर हो जाए। Obesity is a chronic complex disease defined by excessive fat deposits that can impair health. यूनानी मेडिसिन में क्या है, सिमान मुफरित, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि एक्सट्रीमली ओवरवेट हो जाता है, कॉजिंग हिंड्रेंस इन डेली फिजिकल एक्टिविटीज। इट इज़ कॉज सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, कॉज का जो फैक्टर है सोए मिजाज बारिद रतब मादी, इसकी वजह से हमारी ओबेसिटी डेवलप होती है, सिमानी मुफरित होती है हमारे यहाँ। Excessive accumulation of humors which are normally evacuated from the body, sedentary and luxurious lifestyle, excessive rest, excessive sleep, वही आपकी वाली बात आ गई डॉक्टर साहब, excessive sleep हमारे यहाँ तो यही रहेगा फंडामेंटल, लेकिन इनके यहाँ मॉडर्न रिसर्चेज में नो डाउट कि बदलती रहती हैं चीज़ें, फ्लक्चुएशन रहता है। एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ दोज डाइट्स दैट आर कोल्ड एंड मॉइस्ट इन नेचर। इसका अगर हम इंसिडेंस देखें तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6.4% ऑफ women एंड 4% ऑफ men एजेड 15 to 49 ईयर्स वर ओबीज। ये 2019 से 2021 का डेटा है, उसके अंदर ये बताया गया है। और 50% ऑफ, अब प्रिडिक्शन भी इनकी हो चुकी है, 2050 तक 50% ऑफ एडल्ट्स वर्ल्ड वाइड ओबीज हो जाएंगे, ये प्रिडिक्शन है इनकी मॉडर्न साइट से। ये इनके कुछ एल्गोरिदम वगैरह होते हैं, उसके ज़रिए से पता चलता है। सोए मिजाज बारिद रतब मादी सबसे बड़ा सबब है। मॉर्बिड कोल्ड एंड मॉइस्ट टेम्परामेंट विद सब्सटेंस, एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमर्स विच आर नॉर्मली इवैक्यूएटेड, वो नहीं इवैक्यूएट हो रहे हैं, बॉडी में डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा सबब है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ गजाइल दसिम, यानी फैटी डाइट जो है उसका एक्सेसिव कंजम्पशन, एक्सेसिव स्लीप, एक्सेसिव रेस्ट, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ डाइट ऑफ कोल्ड टेम्परामेंट। चूँकि मिजाज सोए मिजाज बारिद रतब मादी है ना, इसलिए कोल्ड टेम्परामेंट वाली चीज़ें ज़्यादा लेने से भी ये होगा, जो डाइट हम लेते हैं। यूज़ ऑफ हम्माम आफ्टर मील्स, उसका वही लॉजिक है जो अभी बताया था मैंने। पैथोफिजियोलॉजी, ये बहुत आपस में क़ुर्बत रखते हैं, मतलब इनमें कोरिलेशन है इन बिटवीन डिसलिपिडीमिया एंड ओबेसिटी, इसलिए बहुत सी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी यहाँ पर। फ्लेगमेटिक पर्सनस आर प्रोन टू ओबेस, प्रीडोमिनेंस ऑफ बुरूदत एंड रुतूबत एसोसिएटेड विद मैटर इन देयर बॉडीज लीड्स टू मॉर्बिड ओबेसिटी। प्रीडोमिनेंस ऑफ बुरूदत लीड्स टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स, ये उसकी माहियत है कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल रिजल्टिंग इनटू डिक्रीज इन नेट हीट एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ न्यूमा टू द ऑर्गन्स। प्रीडोमिनेंस ऑफ रुतूबत लीड्स टू इम्तिला, जो चीज़ें निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली, इम्तिला हो गया, जिसकी वजह से ये रुतूबत और बुरूदत बढ़ गई हमारे अंदर। रिस्क फैक्टर्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सेसिव स्लीप, एक्सेसिव रेस्ट, फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट इंडिविजुअल्स। अलामात, लिथार्जी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, ब्रेथलेस ऑन एक्सर्शन, डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़, लॉस ऑफ लिबिडो, नॉसिया, जॉइंट पेन, लो बैक एक, immobility, low production of semen, inability of a woman to conceive, abortion is common if conceived, obese persons are prone to epilepsy, paralysis, bronchial asthma, cholera, syncope and होम्यात मुहर्रिका। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ओबेसिटी ड्यू टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, और जो मेन ओबेसिटी होती है हमारी, फीचर्स आर नॉट प्रेजेंट ओबेसिटी। इसी तरह से ओबेसिटी ड्यू टू एंडोक्राइनल कंडीशंस अगर होती हैं, ओबेसिटी विद जेनेटिक कंडीशंस होती हैं। इसमें देखिए क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स है, डाउन सिंड्रोम है और प्रेडर विल्ली सिंड्रोम है। इसमें 15 नंबर और 21 नंबर और 11 नंबर को मैंने हाईलाइट किया है। वो इसलिए किया है कि ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो इम्पेयर्ड होते हैं, इस वजह से इनको मैंने हाईलाइट किया है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि अर्ली स्टेज में डेवलप हो जाती है इनके अंदर ओबेसिटी ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, 15 एंड 11। तो उसकी वजह से उसका नाम अलग अलग रख दिया गया है, VHGR सिंड्रोम, पेडर्स विल्ली सिंड्रोम, और एक होता है SIM1 सिंड्रोम। इसमें भी बाई बर्थ जेनेटिकली डिफॉर्मिटी की वजह से अर्ली स्टेज से ही ओबेसिटी शुरू हो जाती है। तो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं जो कि मेन हमारी जो सीमेन मुफरित है उसके अंदर नहीं होती हैं, उसको इसी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से ड्रग इंड्यूस्ड ओबेसिटी, ये भी एक डिफरेंट कंडीशन होती है। उसूल इलाज, तस्खीन बदन, तजफीफ़ बदन, तकलील ग़िज़ा, तलतीफ़, तहलील मादा और तहज़ील। तहज़ील मतलब हुज़ाल से बना है ये वर्ड, हुज़ाल का मतलब होता है दुबलापन, तो तहज़ील का मतलब दुबला करना मीन्स इंड्यूस वेट लॉस को इंड्यूस करना, बढ़ाना। तो इसका उसी से अरबी से ये वर्ड आया है, हुज़ुल के माने कमज़ोरी या दुबलापन क्या आता है, उससे तहज़ील बना। और तहलील मादा,
तहलील कहते हैं डिज़ोल्व करने को, तो मादे को तहलील करना, ये भी हम करेंगे। और तलतीफ़ यानी रिफाइनिंग ऑफ थिक एंड विस्किड मैटर, यानी पतला करना, तलतीफ़ का मतलब लतीफ़ बनाना। और तकलील ग़िज़ा, ग़िज़ा को कम करना यानी लिमिटेड करना। और तजफ़ीफ़ बदन, तजफ़ीफ़ किसे कहते हैं? मुजफ़्फ़िफ़ात क्या होती हैं? खुश्की पैदा करने वाली, मुजफ़्फ़िफ़ कहते हैं खुश्की पैदा करने वाले सब्सटेंसेस को। तजफ़ीफ़ बदन वो प्रोसेस है, तजफ़ीफ़ इज़ नॉट खुश्की पैदा करने वाली, तजफ़ीफ़ इज़ अ प्रोसेस, खुश्की पैदा करना, करने का अमल। तस्ख़ीन बदन, तस्ख़ीन भी मुसख्खिन जैसे दवा होती है, मुसख्खिन कहते हैं वो दवा जो तस्ख़ीन पैदा करे, और तस्ख़ीन कहते हैं उस अमल को जो तस्ख़ीन जो गर्मी पैदा कर रही है। तो ये थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है, इसको समझना चाहिए। इलाज बिद दवा एंड इलाज बिद तदबीर आर कंसिडर्ड द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ ओबेसिटी। इलाज बिद तदबीर, इसमें क्या क्या हो सकती है? इलाज बिद तदबीर, इलाज तदबीर में रियाजत है, दल्क है, लतूख़ है और हम्माम है, इसी तरह से इदरार है। हम्माम में वही लॉजिक है इसमें जो पहले मैंने बताई थी, सेम ही रहेगी। इदरार और तारीक़। इज़ाला सबब, सबसे पहला हमारा बुनियादी उसूल है, सबसे पहला इज़ाला सबब, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। कॉज ख़त्म कर दीजिए, कॉज ढूंढिए क्या है वो ख़त्म कीजिए, अपने आप मर्ज ठीक हो जाएगा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमारे यहाँ कम होता है, सेकंड नंबर पे आता है। दूसरी पैथीज़ में वो ज़्यादा अहमियत रखता है, हमारे यहाँ नहीं रखता है। हमारे यहाँ होता है एक्सप्लोर द कॉज एंड रिमूव इट। करेक्शन ऑफ ह्यूमरल एंड टेम्परामेंटल डिरेंजमेंट, ओबेसिटी इज़ कॉज बाई कोल्ड एंड वेट मॉर्बिड टेम्परामेंट। तो इसकी वजह से जो भी हमारे अखलात फासिदा बदन में होते हैं उनको हम उनको डाइल्यूट करें और उनको बदन से इवैक्यूएट करें, यही हमारा टारगेट होता है प्रिवेंशन में। लेवल 1 पे जो टेस्ट होते हैं, बेसिक टेस्ट होते हैं, फास्टिंग, लिपिड प्रोफाइल, कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR और इसी तरह HbA1c, यूरिक एसिड, थायराइड टेस्ट। बाकी जो हमारे पास मॉडर्न के आने वाले वो और तफसील में इस पर रोशनी डालेंगे। रेस्ट्रिक्टेड डाइट, डाइटरी हैबिट्स को हमें रेगुलेट करना है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है और बिहेवियल मॉडिफिकेशन लाना है, जैसे स्मोकिंग छुड़ाना है, नींद को मॉडरेट करना है, और इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, जैसे जंक फूड अवॉइड करना है, वो सब चीज़ें करना है। डोंट एंड डूज़ बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि इनटेक ऑफ अग़ज़िया याबिसा को बढ़ाना है। याबिसा को क्यों बढ़ाएंगे? यबूसत पैदा हो जाए, ताकि खुश्की पैदा हो जाए और उसके अंदर रतूबत कम हो जाए नेचुरली उसके नतीजे में। इसी तरह से अग़ज़िया हरीफ़ा, स्पाइस भी चूँकि गर्म ही होते हैं, जैसे बताया पीछे, अजवाइन है या लहसुन है, ये सब चीज़ें, दालचीनी है, इसकी वजह से इसको अग़ज़िया हरीफ़ा का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। अग़ज़िया मालिहा यानी सॉल्टी डाइट इफ़ नॉट हाइपरटेंसिव, इनटेक ऑफ लेमन, पेपर, गार्लिक, अनियन, इनटेक ऑफ सिरका ऑन एम्प्टी स्टमक। ये खल का जिक्र बहुत मिलता है हमारी पुरानी किताबों में। ये खल एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है और साथ में क्या करता है? हाँ, और क्या करता है? एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है बॉडी के अंदर, मेन चीज़ों को मेन। इसलिए बेदरका के तौर पर कई जगह पर ना पानी की जगह सिरका इस्तेमाल कराया जाता है। इनटेक ऑफ हॉट वाटर, इनटेक ऑफ रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ फूड, यूज़ ऑफ लो कैलोरी डाइट, फूड प्रिपेयर्ड विद सिरका, बार बार सिरके का जिक्र अब हमारी मौलजाती किताबों में मिलता है। और ब्रेड प्रिपेयर विद हस्क ऑफ जाओ, ये फाइबर की वजह से हाइफर। और डोंट में आप देख सकते हैं वही सब चीज़ें, अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचना है, रेड मीट्स से बचना है हमें। लेवल 1 की दवाएं हैं लुक मकसूल, सिंदरूस, डबल हो गया लुक मकसूल, सुफुफ महजिल, अर्क़ज़ीरा, इतरिफल सग़ीर। ये बहुत सारी ऐसी दवाएं जो कि कॉमन थी डिस्लिपिडीमिया की कंडीशन में भी। तो जाहिर सी बात है कि हमारी दवाएं तो पता है हमें, जो मरकबात होते हैं वो उसमें इतने अज्जा होते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही मर्ज़ में काम करें, बल्कि डिफरेंट अमराज में वो मुजर्रब और मुफीद पाई जाती हैं। उनका तरीक़ा इस्तेमाल है, उनकी डोज़ है, उनका बदरक़ा है। और यहाँ वही एक प्रिकॉशन है कि इसको हकीम साहब अपने राय से, अपने दूरअंदेशी से तब्दील भी कर सकते हैं। और रेफरल क्राइटेरिया भी वही रहेगा जो कि पहले वाले टॉपिक में था, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और लेवल 2 में जाने के बाद हमें इन्वेस्टिगेशन थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, थोड़ा एडवांस हैं उससे। वहाँ ज़्यादातर ब्लड पैरामीटर्स थे, यहाँ रेडियोलॉजिकल भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं, कुछ और एडवांस अल्ट्रासोनोलॉजी वगैरह भी डाल दिया गया है। और मैनेजमेंट सेम ही रहेगा। इसके अलावा जो दवाएँ हैं उनमें कुछ तब्दीलियाँ हैं, जैसे इसमें इसका बेक़ ख़त्मी है, बेक़ क़िस्साउल हिमार और बेक़ जौशीर, इनका पाउडर दिया गया। उसमें ज़्यादातर मुरक्कबात थे, इसमें मुफ़रद अदविया को ज़्यादा इस्तेमाल के लायक बनाया गया है, क्योंकि बड़ा सेंटर हो सकता है तो वहाँ पर मुमकिन है कि मुफ़रद अदविया मौजूद हो। मुरक्कब तो हर जगह मिल जाती है, छोटे सेंटर पे मिल जाएगी, सप्लाई आती है, मुफ़रदात की सप्लाई कम होती है और बेहतर मुफ़रदात से ही इलाज हो पाता है, लिहाजा इसको कोशिश की गई कि यहाँ पर रखा जाए बड़े सेंटर पर।
और इलाज भी तदबीर में रियाज़त है, रियाज़त कसीरा है, रियाज़त शाक़ा है, जो रिगरस एक्सरसाइज होती है हमारी वही फ़ायदा करेगी इसमें, चूँकि ओबेसिटी का मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। और दल्क है, दल्क सुल्ब, दल्क कतीर, और लतूख़ है, लतूख़ नतरून के साथ, और हम्माम की भी इसमें इफ़ादत बताई गई है। फॉलो अप 15 डेज़ के बाद। रेफरल क्राइटेरिया वही रहेगा कि अगर कोई रेड फ्लैग होता है वहाँ पर, रेड फ्लैग क्या होता है? अलार्मिंग, यस, अलार्मिंग कुछ कंडीशंस होती हैं, कोमोर्बिडिटी है बहुत हाई लेवल पे है, या और कुछ जैसे अभी, हाँ मैं आपको बीच में मुझे याद आ गया, मैं भूल जाऊँगा वरना, CCRM का एक सबसे बड़ा जो अचीवमेंट अभी हो रहा है और वो मंजर आम पर आने वाला है, वो है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में हमारा भी कुछ स्टेक नहीं है कहीं पर, आप देखते होंगे यूनानी का, बिलखुसूस यूनानी कोई हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करता है। CGHS वगैरह इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो तो सब बेनिफिशरीज हैं हम लोग उसके। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस और वही बड़ी कंपनी के साथ जिसमें मैक्स, बुपा, HDFC अर्गो लाइफ, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, इस तरह के, मतलब मैं 2-4 ब्रांड बता रहा हूँ, 10 कंपनीज हैं जिन्होंने कंसर्न दे दिया है कि यूनानी, आयुर्वेदा और होम्योपैथ के साथ हम एग्री करते हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब आप अगर खुदा न खास्ता मरीज़ है वहाँ जाते हैं तो जो हॉस्पिटल के पैकेजेस होते हैं वही रेट लगेंगे, क्योंकि वो तो आप उसके प्राइमरी वो लेंगे ना, पैकेज जो होता है, जैसे प्रीमियम कहते हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो यूनानी के अतबार से जो भी उनके यहाँ अगर आज नहीं तो कल होगा, जैसे मान लो बहुत से हॉस्पिटल हैं जहाँ पर बड़े बड़े सेटअप्स हैं और चल रहे हैं यूनानी के इलाज भी तदबीर के बिलखसूस, या वो एडमिट करके MMT भी करते हैं, उस कंडीशन में जो भी अखराजात आएंगे वो पे करेंगे, आप सिर्फ प्रीमियम देंगे उन्हें, वो आपको लग्जरी रूम भी देंगे, आपको सारा ट्रीटमेंट देंगे, सब कुछ, सारी फैसिलिटी दवाओं के साथ मिलेगी। इस पर हमने काम कर लिया है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। हमने अपने यहाँ एक्सपर्ट्स को बुलाया, TPA वालों को, TPA के साथ मीटिंग्स की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 90% काम कंप्लीट हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट तैयार है लेकिन अभी थोड़ा सा वेटिंग के स्टेज में है, और वो बहुत जल्दी पब्लिश होकर मंजर आम पे आ जाएगा इंशाल्लाह। तो एक बड़ा उसके अंदर 125 डिजीज़ को कवर किया गया फ़िलहाल, हो सकता, दैट्स वाई ऑल्सो, नॉट ओनली दैट्स वाई, यस, ये भी उसका एक मकसद है कि इससे भी फ़ायदा मिलेगा आपको, चूँकि पैकेजेस आएंगे तो जाहिर सी बात है एक कन्फाइंड होंगे कि नट शेल में होंगे वो, तो वो भी एक मकसद है। इसी तरह से लेवल 3 में अब जब हम जाएंगे तो इसमें रेड फ्लैग्स के बाद ही जाता है, बल्कि टर्शरी सेंटर होता है, इसमें फैसिलिटी ज़्यादा होती है, लिहाजा इलाज भी तदबीर को ख़ास तौर से फोकस किया जाता है। और इसमें कुछ दवाएं हैं जैसे ज़ीरा सियाह, मुरमक्की, मर्जन जोश, लुक मकसूल, तुख्मे करफ्स, और फिर कुछ मुफरद अद्वियाँ हैं, और मुरक्कबात में सुफ़ुफ़ मुहज़िल, दवाउल कुरकुम, जवारिश कमूनी, इनके देखिए इसको ख़ास तौर से लुक मकसूल वाला जो नुस्खा है बीच में जिसमें ज़ीरा वगैरह, इसका बेदरका अर्क़ ज़ीरा सियाह, ये किताबों में मेंशन था इस नुस्खे के साथ, तो उसको एज़ इट इज़ लिखा गया है, इसको भी पानी लिख सकते थे लेकिन पानी नहीं लिखा गया है। मैंने अगर हम इलाज भी तदबीर की बात करें तो इसमें रियाज़त, मसाज, दल्क यानी हम्माम, और हम्माम मुहल्लिल, ख़ास तौर से हम्माम मुहल्लिल वही होता है जो गर्म हम्माम होता है, उसके अंदर कुछ मुसख्खिन अज्जा डाल दिए जाते हैं उस पानी या उस स्टीम के अंदर, तो हम्माम हार हो जाता है, हम्माम मुहल्लिल कहलाता है। रिकमेंडेड डाइट वही रहेंगी, इसी तरह से फॉलो अप इसका हो जाएगा। रेफरल क्राइटेरिया सेम रहेगा। थैंक यू सो मच। बहुत मुख्तसर अंदाज में मैंने पेश किया, वाले आ रहे हैं उनसे पूछिएगा तफसीलात। जो वो होते हैं ना हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे लीवर है या गोट का किडनी है, उसके अंदर जो फैट होता है उसको ट्रांसफैट कहते हैं। जी बताएं। हाँ मुझे इल्म में इजाफा होगा, बताएं। से ज़्यादा बेस्ट रहता है या मतलब इरसाल अलग से, मतलब थोड़ा इसके क्लिनिकल थोड़ा कोई तजुर्बा है? फ़सद ज़्यादा, अरशद साहब, फ़सद ज़्यादा इसमें बेहतर रहेगी यकीनन। फ़सद में चूँकि वॉल्यूम भी ज़्यादा निकलता है, और हाँ, और दूसरा फोर्स भी होता है, प्रेशर भी होता है और वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। जोंक को पालने वगैरह का, उसको केयर करने का भी खर्चा वगैरह भी? जोंक का मामला यह है कि बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है वो जोंक, और उसकी अवेलेबिलिटी, और ख़ासतौर से मेडिकेटेड जोंक जो होती है, मेडिसिनल वैल्यू जिसकी होती है, उसकी अवेलेबिलिटी मुश्किल होती है। बट हमारे यहाँ कश्मीर के अंदर उसको आजकल ग्रो किया जा रहा है और उसकी ब्रीडिंग भी हो रही है, तो वहाँ तो हो रहा है। लेकिन इसमें काम ज़्यादा हमारे ज़्यादा एक्सपर्ट बैठे हैं, रेजिमिनल के सर बताएंगे। सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कुछ, क्योंकि आपने CCRM के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हमें। बहुत थोड़ा बताया अभी मैंने, बहुत बताने को फिर है। भी तो मैं सर ये कहूँगा कि ये CCRM काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा है और बहुत सारी रिसर्चेस कर रहे हैं, लेकिन इसका BMS डॉक्टर्स को तो कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा सर, क्योंकि आप लोग तरह जो का भी रिसर्च फ़ायदा? करते हैं उसकी जो ड्रग्स होती हैं उसको कोड का नाम दे देते हैं, वो रिसर्चेज BMS डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पा रही, फील्ड में नहीं पहुंच पा रही, मैदान में वो सिर्फ आप तक रिसर्च महदूद नहीं हैं, पहुंच पा तो रही है, नहीं उसका नहीं, फ़ायदा नहीं हो रहा ना सर मैं- यूनानी डॉक्टर्स को। रिसर्च नहीं पहुंच पा रही या प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा, प्रोडक्ट भी नहीं CCRM पहुंच का? पा रहे सर, पता ही नहीं।
आप Product सारे की बात प्रोडक्ट को कीजिए। कोडिंग कर देते हैं, वो हमें पता ही नहीं चलते। ठीक है, ठीक है। तो वो उसका क्या फायदा होगा मैं सर? बताता हूँ, मैं खुद IPR सेल का देखता हूँ वहाँ पर, मेरे जिम्मे है वो IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बहुत दिनों से यही चल रहा था कि CCRM कर क्या रही है, एक दर्द की दवा तो मार्केट में नहीं ला पाई, बुखार की दवा CCRM के नाम से कोई नहीं मिलती आपको। और ये आज से नहीं, ज़माने से चल रही है ये बात कि CCRM ने जो रिसर्च की वो मार्केट में क्यों नहीं दिखती। इट्स अ बिग क्वेश्चन। बेसिकली क्या है कि अब तक सही बात यह है कि CCRM का जो मैंडेट था ना, मैंडेट फिक्स करती है मिनिस्ट्री, हम और आप नहीं बनाते हैं। उसका ये था कि आप रिसर्च करो, बस आपको कमर्शलाइजेशन के बारे में सोचना ही नहीं है। पहले ये मैंडेट था मिनिस्ट्री का, हुक्म था। अभी मैंडेट बदल गया पिछले कुछ टाइम से। अब मैंडेट ये आ गया है कि आप रिसर्च के साथ साथ कमर्शलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो मैंडेट चेंज हुआ, लेकिन आउटकम आने में टाइम लगेगा। अब मैं आपको रिसेंट बताऊं, पिछले आप थे यूनानी डे पे हमारे, कोई साहब इसमें से यूनानी डे पे थे? अर्शद साहब आप थे? 11 फरवरी को जो यूनानी डे होता है हमारा, तो उसमें अगर कोई साहब नहीं थे तो बता दूं, उस मौके से हमारा MOU साइन हुआ दहलवी रेमेडीज़ के साथ, पहली बार तारीख में, पहली बार हमदर्द लेबोरेटरीज़ के साथ। और टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र भी हुआ। सिर्फ MOU साइन होकर रख नहीं दिया गया, बल्कि जो रिसर्चेज हुई थी उसमें एक टूथपेस्ट पे रिसर्च हुई जो कि सुनून मुस्तहकिम दंदा के नाम से पुराना नुस्खा था। उसको सुनून को पहले रिडिज़ाइन किया, फिर टूथपेस्ट बना, उसमें प्री क्लिनिकल हुआ, फिर क्लिनिकल हुआ। इन सब चीज़ों में टाइम तो लगता ही है। खैर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर दी गई है दहलवी के बाद, और हमदर्द के पास गई है। हमारे जो कोडेड ड्रग की आप बात कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारा थ्रस्ट एरिया है वो है विटिलिगो। सर ने बात की थी विटिलिगो, जिसमें हैदराबाद में कहते हैं 5 लाख से ज़्यादा मरीज़ देखे जा चुके हैं। उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी गई है। 001, 003, 004 के नाम से जो कोडेड थी वो डीकोडिफाई करके हमदर्द लेबोरेटरीज़ को दे दी गई टेक्नोलॉजी। बस थोड़ी सी ग्लिचेस हैं कुछ, एक हमारे पास कमी थी, हम अपनी शॉर्ट कमिंग थी थोड़ी सी, शेल्फ लाइफ स्टडी नहीं थी, तो वो सब करने में टाइम लगता है। ASLS में भी 6 महीने लगते हैं, कम से कम 6-7 महीने, जो एक्सेलरेटेड होती है। तो वो सब करके अब बहुत जल्दी आपको मार्केट में इंशाल्लाह विटिलिगो टूथपेस्ट और बाकी दवाएं भी, टेक्नोलॉजी हमारी NRDC एक वो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, उसको देते हैं हम लोग। वो जो हम डायरेक्ट डील नहीं कर सकते प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, तो NRDC को दी जा चुकी हैं, और वो वहाँ से सबा रेमेडीज़ और किस किस को वो लोग दे रहे हैं अभी। आप दवाएं तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन नुस्खे तो शेयर कर सकते हैं ना सर? नुस्खे कौन से, हमारे पास रिसर्च जो होती है वो तो अभी तो उस पर चल रही है ना ज़्यादा। देखिए, एक होती है इन्वेंटिव ड्रग, न्यू नोवेल्टी, बहुत टाइम से चल रहा है ना चल CCRM। रही है। ये तो तो वही कोई तो- 1-2 रिसर्च तो हुई नहीं, बहुत सुनिए, सारी हुई सुनिए, होंगी। विटिलिगो पे कोडेड थी, ये हमने दे दी, तो मार्केट में आ जाएगी। नुस्खे की जरूरत है, आपको प्रोडक्ट बनाया मिलेगा अभी। और हमदर्द की जब आएगी तो हर गली कूचे तक पहुंचेगी वो दवा। हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक न्यूज़लेटर होता है, उसकी जो न्यूज़लेटर भी हमेशा पाबंदी से निकलता है, वेबसाइट देखिए। नहीं, लेकिन उसमें नुस्खे नहीं होते हैं ना। नुस्खे जब तक अंडर रिसर्च है तो उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। जो रिसर्च हो चुके हैं वो तो छापना चाहिए ना, वो भी पब्लिश नहीं करते सर, आप जब लोग। रिसर्च हो चुकी है, वो पेटेंट हो गई है ना, तो पेटेंट दवाओं को नहीं दे सकते अभी हम, जब तक वो किसी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना कर दें, वरना उसकी नोवेल्टी खत्म हो जाएगी अगर वो दे देंगे तो। उसकी नोवेल्टी बचाने की Sir, वजह से can नहीं we break for the tea in case if there is no more questions?